Welcome to the IVM Podcast Network. You're listening to Keeping It Queer with Naveen Narona. Hello and welcome everyone to an all-new episode of Keeping It Queer. We have today in the studio a special guest in Urmi Jadhav. She is a transgender activist and a research assistant for Humsafar Trust. She's been working for years trying to reach out to transgender people in different communities and trying to help them. Urmi is also a very inspirational person because she has transitioned from a male to female and is ready to talk to us about her life. So welcome Urmi, and हमें आपकी जिंदगी के बारे में बताइए. आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, आपका अर्ली लाइफ कहाँ पे था? अच्छा, मैं प्रॉपर मुंबई से ही हूँ, फैमिली यहीं पर है, पर अभी फैमिली में कोई है नहीं. ठीक है, मतलब उन्होंने आपको अलग कर दिया, आपने अपने आप को नहीं, ऐसे नहीं है. बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मॉम गुजर गई. मैं तकरीबन 2 मंथ की थी तब मेरी मॉम गुजर गई. तो फिर घर वालों के थोड़े प्रेशर्स में आकर फिर डैडी ने दूसरी शादी की. तो स्टेप मदर्स और स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर्स मुझे है, बट वो शादी जितना सक्सेसफुल नहीं रही, सेकंड मैरिज उतनी सक्सेसफुल नहीं रही. फिर घर में वो सब पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया. फिर जो मेरी दादी थी उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया. तो एज अ मदर करके मैंने उनको ही देखा हमेशा. अच्छा. और अभी भी वही है और आखिर तक वही रहेंगी. तो उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया. उन्होंने ही मुझे सब सिखाया कि कैसे दुनिया में रहना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, ये सब. तो दादी गुजरने के बाद फिर जब हम पहले थोड़े छोटे चौल में रहते थे विले पार्ले में, तो वो जो पूरा स्लम है वो पूरा रीडेवलपमेंट में चला गया SRA में. और जब SRA में हमको फ्लैट मिला उसके कुछ तकरीबन 4 साल के बाद मेरी मॉम मतलब मेरी ग्रैनी की डेथ हो गई. डेथ के बाद मेरी स्टेप मदर ने घर पे आके वो पूरा घर को कब्जा कर लिया और फिर मुझे घर से आउट कर दिया. अच्छा. तो अभी फिलहाल मैं पिछले 5 साल से घर से बाहर हूँ. मैं यहाँ वहाँ कहीं झोपड़े में कहीं इधर उधर ऐसे रेंट पे रह रही हूँ, जैसे बाकी अदर कम्युनिटी रह रही है. रियलिटी में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो रह रही है, जिनको काफ़ी सारी दिक्कतें हैं प्रॉब्लम से, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को कहीं पर भी रहना एक डिफ़िकल्ट है. बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं, उनको रहना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कहीं पे भी आसानी से रूम नहीं मिलता है. ठीक है, आप सोसाइटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको कहीं अच्छी जगह पे रूम ही नहीं मिलता. ऊपर से अगर रूम आपको कहीं मिलेगा तो भी उसका आपको कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं देता है, या फिर आपसे वो रेंट ज़्यादा लेते हैं, या फिर आपसे वो डिपॉजिट हैवी लेते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. तो काफ़ी सारी जो लार्जर कम्युनिटी है, 80% कम्युनिटी आप देखोगे तो वो ऐसे स्लम्स एरियाज में रहती हैं जहाँ पर उन लोग एक इतने 10 by 10 के रूम में 10 लोग या 4 लोग या 6 लोग रहते हैं, जहाँ पर तकरीबन आप बोलो तो दिन का खर्चा ही 1000 रुपया है. क्योंकि आपको पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, आपको लाइट के लिए पैसा देना पड़ता है, आपको कुछ और चीज़ चाहिए तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, केबल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, आपको टीवी का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं. तो पता नहीं कि कितना सही होगा ये वर्ड यूज़ करने के लिए, बट क्या ये एडवांटेज लेते हैं, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कम्युनिटी को दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई वे नहीं है. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं. मैं काम करती हूँ हमसफ़र में. मैं एज अ TG 0.% जो मेरा वर्क है वो जब मैं करती हूँ तब मेरे पास कहीं कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं फिल्म मेकर्स आते हैं, कहीं लोग आते हैं, प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, कई लोग आते हैं. तो जो आते हर बार 2-3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन्स होते हैं, है ना, कि आप लोग सेक्स कैसे करते हो, आपका जेनिटल क्या होता है. हाँ, फिर जो कि मैटर करना भी नहीं चाहिए. हाँ, उससे क्या फर्क. मैंने अभी तो कभी पूछा नहीं आपका जेनेटिक क्या है, तो आप मुझे क्यों. हर इंसान को हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि हमारे प्रॉब्लम्स पे, और जो जेन्युइन है. और एक थे कि मिथ्स काफी ज्यादा है, गलत फहमियां बहुत है, और गलत धारणाएं बहुत ज्यादा है. और ये इसलिए क्योंकि ये चला आ रहा है
पीढ़ी दर पीढ़ी से, ये जनरेशन वाइज चला आ रहा है। तो जो हमारे ग्रैंड मम्मा है, ग्रैंड फादर्स है, हमारी नानी है, उन लोग है, जो भी है, उन्होंने जो हमें कहा है हम उनके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि ट्रेन में अगर हम देखते हैं तो कई बार कोई हिजड़ा बैठा रहता है तो फिर औरत अपने बच्चे को जल्दी से साइड कर लेती है। वो सोचते है कि नहीं, अगर इसकी शैडो गिर जाएगी या इसका टच लग जाएगा तो ये भी हिजड़ा बन जाएगा। मैंने आज तक इतने लोगों को छुआ, उन लोग कोई हिजड़ नहीं बने, मतलब बट ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। तो बट वो एक गलत फहमी है, वो एक गलत धारणा है लोगों में, लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को लगता है कि ये जो कम्युनिटी है ये सिर्फ भीख मांगती है और सेक्स वकी करती है। इनके अलावा उनके अलावा उनके पास कुछ टैलेंट नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, वो एज अ ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दूसरा एक थर्ड पॉइंट, और सबसे मुझे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए लगता है इजीली, क्योंकि ये विजिबल है, उतना ही ज्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। सही, वही मैं बोल रहा था कि उतना ही ज्यादा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बुलिंग करने को आसान जाता है, आपको छेड़छाड़ करने के लिए आसान जाता है। आप किसी को भी रास्ते पे बोल सकते हो तू छक्का है, गोड़ है, मामू है, आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कोई पलट के जवाब देने वाला नहीं है। आप किसी एक लड़की को छेड़ोगे तो वो एक आपको कान के नीचे खींचेगी, पर आप एक हिजड़े को आप एक्सेसरी ये कर देते हो। तो ये जो वर्ड्स है जो हमारे डिक्शनरी में बस गए, बेसिकली समवन इज कॉल्ड अ बायला और अ छक्का, ये बॉडी डेरोगेटरी टर्म्स है, लोगों समझता भी नहीं है। कि आपको कैसा लगता है कि कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको रास्ते पे ही किसी ने ऐसा बुला दिया गलत नाम से? कितनी बार? तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्योंकि मैंने, जो आप मुझे पूछ रहे हो मेरे लाइफ के बारे में, मैंने भी सेक्स वर्क किया है, मैं भी सेक्स वर्क की हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी की हूँ। मैंने भी, मेरा भी कम्युनिटी से ही वास्ता है। मैंने भी ट्रेन में भीख मांगी है। तब जब लोग वहां पर, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ, जो ट्रेन वगैरह में भीख मांगते हैं वो हिजड़े जबरदस्ती पैसा निकालते हैं, वो जबरदस्ती पैसे मांगते हैं, अगर पैसे नहीं दो तो वो कपड़े उठाते हैं, ये करते, ये सब बातें करते, ये सब बातें बहुत लोग करते हैं। जोक्स भी बना मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग ये करते। बट कोई ये नहीं देखता है कि जब ट्रेन में वो भीख मांगता है तो पीछे से कुछ लड़के उसके बम्स को चिमटा काटते हैं, उसकी कमर में हाथ लगाते हैं, उसके बाल खींचते हैं, उसके साड़ी का पल्लू खींचते हैं, ये कोई नहीं देखता। हिजड़ा जबरदस्ती अगर आपसे 10 रुपया मांगे तो वो आपके लिए वायलेंस हो गया, है ना? आपने पर आप जब उसके साथ इतना कुछ कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो उसको फिजिकली, वो चल जाता है। वही तो, गलत कौन है इस बारे में? We'll continue talking about this in the next section. We'll take a short break. Urmi, I think you have a really good story and please tell us everything about it. We'll be back on Keeping It Queer. Hey guys, this is Malika Singhania, co-founder of the blog Stylogram, where we cover trends, fashion forecasts, celebrity style, tips and tricks, and lots more cool stuff. So tune in every Thursday to the Stylogram podcast, your weekly style telegram, giving you the latest fashion and beauty stories that are relevant to you. You can also subscribe to our show on iTunes, SoundCloud, Audio Boom, or any other local podcast app. See you soon. Okay, back again on Keeping It Queer. I'm talking to Urmi Jadhav right now. And उर्मी, आपने अब बताया कि आपने अपने अर्ली लाइफ में सेक्स वर्क किया, आपने बेग किया। आपको किस रीजंस की वजह से इस दौर से गुजरना पड़ा? बिकॉज आपकी फैमिली ने बेसिकली आपको घर से निकाल दिया इसकी वजह से, या कैसे हुआ? बहुत सारे रीजंस थे उसकी वजह से, क्योंकि एक तो फैमिली से मैं तब बाहर नहीं थी, क्योंकि मेरी ग्रैनी जो थी वो कंप्लीट बेड रेस्ट थी। अच्छा। और एज अ बॉय या एज अ गर्ल या एज अ कुछ भी बोलिए, मेरा फर्ज था कि मुझे उनको देखना है, क्योंकि उन्होंने मुझे दुनिया में चलना सिखाया, तो मेरा वो फर्ज है कि मैं उनको देखूं करके। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरे ग्रानी को सब पता था मेरे बारे में, कि मेरा थोड़ा चाल चलन लड़कियों जैसा है, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मैं एरिया में ही जो एनुअल फंक्शंस होते थे या गरबा होता था, उस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशंस में मैं लड़कियों की ड्रेसेस पहन के जाती थी हर साल, और हर साल प्राइज लेकर आती थी, अलग अलग ड्रेसेस पहन के जाती थी हर साल। कहीं डांस कॉम्पिटिशंस होता था, वहाँ पे हिस्सा लेती थी, तो वहाँ पे कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड प्राइज लेकर आती थी। तो मेरी ग्रानी को पता था कि मेरे जेंडर के बारे में, पर एग्जैक्टली उसको मालूम नहीं था कि चीज़ क्या है।
और उन्हें कोई पूछा नहीं आपको? और उन्होंने कभी मुझे पूछा भी नहीं, उनको कुछ ये भी नहीं था, तो उनसे कुछ ये नहीं था। पर जब मैं कभी जाती थी किसी, क्योंकि मैंने काफी लावनी शोज भी किए, हम जैसे हमारा भी बैनर है एज अ डांसिंग क्वीन, जिसकी मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। हम 3 फाउंडर मेंबर्स है उसके, अभिना अहेर, माधुरी सरोदे और मैं। तो हमने वो 10 साल पहले शुरू किया था। तो पहले उसका नाम कुछ अलग था, नटले तुमच्यासाठी। तब हम सिर्फ लावनी के ही शोज करते थे। तो जो गणपति मंडल है, नवरात्रि मंडल है, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम लावनी शोज करते थे। हम मुंबई, पुणे और काफी बाहर जगह भी किए हैं। और लावनी एरिया में डांस फॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे जेंडर को मतलब वो लोग थोड़ा यूज करते हैं फॉर कॉमिक इफेक्ट और वैसा। तो नहीं, हम जो प्रॉपर लावनी करते थे जैसे औरतें करती है उस तरीके से। क्योंकि मैंने काफी देखा है जहाँ पे मतलब एक मेल कैरेक्टर फीमेल की तरह बिहेव करेगा। नहीं, हम वैसे नहीं करते थे। तो मतलब वही क्योंकि आपने वो पूरा नोशन ही चेंज कर दिया बिल्कुल। क्योंकि आपने बोला कि लुक एट अस, वी आर बेटर डांसर्स, हम अच्छा डांस कर लेते हैं। आपने तो अवार्ड जीते काफी सारे। तो मैं कई बार मुंबई जैसे शहर में शोज होते थे, तो कई बार हमको होता था कि हमको कई बार एक दिन में 2 शोज मिलते थे। तो हमको यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पर ग्रीन रूम नहीं होता था या चेंजिंग रूम नहीं होता था, तो हम लोग घर से ही रेडी होकर जाते थे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है, जैसे मेरी फाउंडर्स मेंबर से अभिना है, वो है, माधुरी है, हम काफ़ी मेरे जो बाकी डांसर्स थे, हम सब लोग 4-5 जन मेरे घर में ही बैठ के मेकअप करके हम वहीं से निकलते थे। तो उनको पता था। तो कभी कभी मैं अकेली भी जाती थी, तो ग्रैनी मुझे सजेस्ट करती थी कि आज तूने काजल ठीक से नहीं लगाया है, आज तूने ब्यूटी स्पॉट नहीं लगाया है, आज तेरे ये ड्रेसेस के ऊपर ये। उनका नाम क्या था? उनका नाम सुमित्रा मैम, आई होप यू आर इन हेवन। एंड आपने काफी बहुत ही मतलब किसी इंसान को बिना जजमेंट के इतना प्यार से देखना, आई थिंक काफी, तो उनको हम सल्यूट करेंगे। थैंक यू सुमित्रा जी। एंड यू वर सेइंग, तो वो कभी मुझे हमेशा बोलते थे कि ये ड्रेस के ऊपर ये तेरे बैंगल्स मैच नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये टिकली मत लगा, थोड़ी लंबी बिंदी लगा, ये गोल बिंदी अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने ये किया, बट कभी उन्होंने मुझे ये नहीं किया। और जब मैं हमसफर ट्रस्ट में भी लगी, तो जब मैं लगी थी, तो उसके बाद मैंने आके उनसे घर पे बताया था कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हूँ जो मेरे जैसे है, और मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। और मुझे शायद मुंबई जैसे शहर में घूमना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे उन लोगों को कॉन्डम देने पड़ेंगे, मुझे उनको HIV, एड्स और STI के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ताकि ये बीमारी उनको ना हो और उनसे किसी और को ना हो। तो ये काम जो मेरा है, ये काम मैं कर रही हूँ। और मैं, हो सकता है मैं मुंबई जैसे काफ़ी शहर में घूमूं, और मैं घूमते हुए कहीं प्लेटफॉर्म्स में रहूं, कहीं लूज के पास रहूं, किसी हॉस्पिटल्स में रहूं, कहीं पे रहूं, तो हो सकता है कल को कोई आके देखे और तुझे बोले कि तेरे बच्चे को हमने उधर देखा या उधर देखा, ये वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक ही लाइन बोली कि कोई मुझे आके क्या बोले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तूने मुझे पहले बताया कि तू क्या कर रहा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट तू है, क्योंकि आज जो भी है मेरे लिए सब कुछ तू है। और तुझे लगता है कि तू सही है, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। तो वो एक मेरे लिए काफी इंस्पिरेशन चीज थी कि उन्होंने जो ये मुझे वर्ड बोला कि जब जो तुझे लगता है ना सही है, फिर तू सही है। और एक बार सच क्लोजेट से बाहर आ गया तो और क्या चाहिए, मतलब आपको मालूम है कि आप क्या हो, और बाकी दुनिया गई जो भी आगे का हम फिल्म में ब्लैंक्स कर देंगे। तो वेरी इंस्पिरेशनल ऑफ योर ग्रैंड मॉम। आपने उन्होंने जो भी किया आपके लिए, और आपने भी उनके लिए, मतलब व्हेन शी वाज इन बेड रेस्ट, वो मेरा फर्ज है। हाँ, तो डू यू फील आपने इनफ नहीं किया उनके लिए, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने नहीं, मतलब उतना वो मुझे चांस नहीं मिला, बिकॉज फिर बाद में वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे गई, और फिर घर में कोई नहीं था कमाने वाला तो मेरे सिवा, क्यों, तो फिर वो प्रेशर था। और जो जॉब मैं कर रही थी वहाँ से सफिशिएंट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो रहा था, दवाई का खर्चा भी बढ़ रहा था। तो फिर और तब तक मैंने धीरे धीरे करके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ली थी। तो बेसिकली तो हमें चेंज कैसे हुआ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बीइंग अ सेक्स वर्कर टू फ्रॉम बेगिंग? तो कम्युनिटी को आपने कैसे, हमसफर को कैसे अप्रोच किया आपने, या फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया? हमसफर में तो पैसे वैसे भी पहले से आना जाना था, क्योंकि उनके फ्राइडे वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, जो कम्युनिटी के लिए होता है हर बार, हर फ्राइडे को होता है, अभी तक वो चला आ रहा है वो। जो हम वहाँ पर जाते थे, हमको पता था, तो वहाँ पर इंटरव्यूज के लिए लगे हुए थे, लिस्ट लगी हुई थी कि हम यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप इंटरव्यूज दीजिए करके। तो मैंने इंटरव्यू दे के रखा हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने आपको अप्रोच किया?
मिल गया आपको काम? हाँ, वो मतलब प्रॉपर 3 इंटरव्यूज हुए, 2 रिटर्न में और 1 वर्बल, और उसके बाद फिर वो लिस्ट में नाम लगा। बट तब तक मुझे ही काम करना पड़ा क्योंकि और नहीं था, और कम्युनिटी में ज्वाइन किया था। तो कम्युनिटी में जब आप ज्वाइन करते हो हिजड़ा कल्चर को, तो आपको किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। और जो आप जानते हैं हम सभी कि हिजड़ा कल्चर के कुछ खुद के सरवाइव करने के जरिए है, बेगिंग है, सेक्स वर्क है, या बदाई बस्ती है, शादी ब्याह में जाके नाच गाना है, ये सब है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से घर में हो, आप कौन से घराने में चेला बन रहे हो, या आप कौन से घराने में इंटर कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपको उस घर के रूल रेगुलेशंस, उस घर का जो घराने हैं बिल्कुल मतलब अलग अलग, सब प्रॉपर 7 घराने हैं बम्बई जैसे शहर में, और उनके ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और उनके हेड्स है जिनको हम नायक बोलते हैं, तो वो होते हैं उनके, ये पूरी हायरार्की है। तो वो पूरा चेन होता है, तो उनके चेले होते हैं, उनके चेलों के चेले होते हैं, उनके चेले होते हैं। तो ये पूरा कल्चर है, हाँ, सब ये पूरा चेन आता है, और ये एक फैमिली जैसा है, और एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी है। क्योंकि आपको कुछ भी हो जाता है एज ए इन हिजड़ा कम्युनिटी, तो आपको भाग के आने वाले 10 लोग हैं। करेक्ट, सपोर्ट सिस्टम कुछ भी होता है तो सपोर्ट सिस्टम होता है। तो क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर जब मैं सेक्स वर्क के लिए जाती थी, तो एक बार मैं प्रॉपरली मेरा हाफ मर्डर होते होते बचा। क्योंकि वहाँ पे वो सब चर्सी गुंडे वगैरह थे, तो उन्होंने अचानक से, उन लोग कहीं से आ गए हमको पता नहीं, हम जाके स्पॉट्स पे खड़े थे, तो उन्होंने बियर की बोतल बिटल फेंक के मारी, ये सब किया। हम लोग भागे वगैरह, पर हम रिक्शा से भागे वगैरह। तो जब उन्होंने आके सब रिक्शा रोक लिया और बोले रिक्शा से उतरो करके। उतरने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे गर्दन के ऊपर वस्तरा ही रख दिया। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो वस्तरा होता है उससे टाके भी नहीं लगते, मतलब वो स्टिचेस भी नहीं लगते, क्योंकि वो पूरा आपका अंदर तक पूरा ये कट जाता है, आपके पूरे मसल्स कट जाते हैं। बट जो मेरी कलीग थी उसने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी मुझे ये किया, जिसका नाम जीनू था। बट बैडली उसकी भी डेथ बहुत बुरी तरह से हुई। उसको भी मर्डर करके वाशी की खाड़ी में फेंक दिया था, बिकॉज वो एक बार डांसर थी, तो वहाँ के कुछ गुंडों ने उसको मार के ये कर दिया। तो ये सब चीज़ें ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये सब बाकी कम्युनिटी की भी कहानी है कि ऐसे किस्से होते हैं, पर ये किस्से कभी हाईलाइट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स गो टू द मोस्ट वायलेंट। क्योंकि और लोगों का ये ना कि क्या है, मतलब कभी ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई ना, कभी आए बाहर, और कभी बाहर आते भी है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं डालते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है। जेंडर इशू पहला आता है कि हिजड़ा है। हम कई बार अभी भी हम एज हम सफ़र के थ्रू भी हम जब देखते हैं, बात करते हैं, हम क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं, तो उन लोग ये नहीं डालेंगे कि एक पुरुष के साथ कुछ हादसा हुआ करके या मर्डर हुआ करके या ये हुआ करके, ये डालेंगे कि समझेंगे कि हत्या हुई, क्योंकि उनको वो पहला मैटर करता है। वो पहला मैटर करता है, मतलब कहाँ से कंट्रोवर्सी आएगा, कौन मर गया, वो मर गया, वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी हत्या कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मसाला कैसे मिले वो इम्पोर्टेंट है। तो वो ज्यादा चीज ध्यान में रखी जाती है। तो कई बार ये हमारे LGBT कम्युनिटी के साथ ये हमेशा होता है कि अगर कुछ भी आपके साथ हादसा होता है तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी पहले बाहर आती है। तो आई थिंक कि बहुत ही गलत हो रहा है हमारे देश में, या हमारे देश में नहीं, बाकी सारे देशों में, जाकि वी कांट लेट पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर देयर ओन सेक्सुअल लाइफ, उनको अपना खुद का सेक्सुअल लाइफ जो करना है, वो लोग 4 दीवारी के बीच में करे, उनको जो करना है करने दो। उनको किसने हक दिया किसी को और को मारने का? एक सिंपल सी चीज़ है, जब एक्चुअली बेगिंग एक्ट है हमारे इंडिया में, है ना, तो जब हम ट्रेन में भीख मांगते हैं तो हिजड़ों को पहले टारगेट किया जाता है, पर ट्रेन में बाकी और भी लोग भीख मांगते हैं, उनको कभी नहीं पकड़ते। मैंने आज तक कभी उनको किसी कोर्ट में देखा नहीं, पर हम हिजड़े अगर ट्रेन में भीख मांगे तो हमको 1200 रुपये का फाइन मारा जाता है ऑन द स्पॉट। अभी आप सोचिए, वो कमाता ही है 1000 रुपया और 1200 रुपया फाइन मारेगा, ऊपर से उसका एक हफ्ता से कम से कम 4 से 1 हफ्ता तक उसका आना बंद कर देते हैं पुलिस, वहाँ की रेलवे पुलिस आपको डायरेक्टली बोल देती है कि अभी 4 दिन मुंह नहीं दिखाना, टारगेट करके भी। हाँ, बेसिकली कि आप लोग अभी 4 दिन मुंह नहीं दिखाना, 4 दिन ट्रेन में नहीं आना करके। तो अगर ऊपर से आपको 1200 रुपये फाइन लगा है और 4 दिन आपको घर में बैठना है, तो फिर खाएंगे क्या? वो भी है। तो फिर खाएंगे क्या? खाना कहाँ से आएगा? घर में चूल्हा कहाँ से चलेगा? तो ये कोई नहीं सोचता है। कितने सारे हम देखते हैं प्लेटफॉर्म्स पे IDUs पड़े होते हैं, कहाँ पर ड्रग्स नशा करते होते हैं, उनको कभी कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि पता है उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है।
उनसे कुछ मिलने वाला नहीं। हिजड़े आज 4 दिन के बाद वापस आएंगे, वापस उनको हम 15 दिन के बाद पकड़ेंगे तो वापस 1200 रुपये का फाइन मार सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू फाइट बैक फ्रॉम दिस? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना नवीन की लोगों को, मैंने वैसे पहले भी आपसे बोला कि एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, या तो एक होता है कि हमको कुछ सीखना है या तो फिर हमको सीखना ही नहीं, या तो हमको उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं है। तो आप कोशिश कर रहे हो लोगों को एडुकेट करने की? तो हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एज अ हमसफर ट्रस्ट हम काफ़ी सारी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं, अवेयरनेस का वर्कशॉप करते हैं। हम पुलिस के साथ, लॉयर्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हम उनके साथ मिलके हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, जिसमें हम सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर्स के बारे में बताते हैं और बाकी इन मुद्दों को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब काम होते हैं। बट बात ये नहीं है नवीन की जो पढ़े लिखे हैं या जो गुंडे मवाली है उन लोग ऐसा करते हैं। काफी पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग भी इस तरीके से हादसा करते मतलब, लेकिन दैट इज लाइक द लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी। या और वो मतलब ऊपर रखे ऐसा। क्योंकि एक बार मैं किसी मेरे ऑफिस की मीटिंग के लिए मैं बोरीवली जा रही थी और प्रॉपर मैंने टिकट लिया था, टिकट निकाला था, और हुआ कि ट्रेन चालू हो गई और मैं प्लेटफॉर्म पे उतरी तो मैंने सेकंड क्लास से, मतलब मैंने लेडीज फर्स्ट क्लास में मैं घुस गई। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक लेडी खड़ी थी वो मुझे बोल रही कि अरे आप क्यों चढ़े, आप उतरो, आपको उतरने का ये अब क्यों चढ़ गए यहाँ पे, आपको उतरना चाहिए। मैंने बोला मेरे पास टिकट है, मैं ट्रेन चालू हो गई करके मैं घाई में चढ़ गई यहाँ पे, मैं अगले स्टेशन पे उतर के मैं दूसरे डब्बे में चली जाती हूँ। बट उसने एक भी सुना नहीं, बोलती नहीं तो मतलब मैं अभी उतरू कैसे, ट्रेन चालू हुआ है, मैं क्या उतर के उड़ी मारूँ यहाँ से। तो बोलते नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम लोगों का राइट्स नहीं, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग गंदे लोग हो, तुम लोग ऐसे हमेशा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो मैंने बोला आप इतनी पढ़ी लिखी है, आप ही ऐसे बात करोगे तो बाकी के लोग कैसे बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना टिकट की विकेट के चढ़ी हूँ, मेरे पास टिकट है ना। आप टीसी होती तो बात अलग होता, आप इतना मुझे कुछ सुनाती हो, है ना। अगर बाकी औरतें जो थी कंपार्टमेंट में उन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आम लोगों के साथ अगर होता है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो अगर हमारे कम्युनिटी के साथ कुछ होता है तो सोचिए कौन बोलेगा। लोग कोई कुछ नहीं बोलता है, सुनने को तैयार ही नहीं। वो उसने मुझे आखिर में उसने मुझे जोगेश्वरी में उतारा, तब उसके मन को शांति मिली। तो सोचिए कि मतलब हम नहीं ऐसे सेग्रीफाई कर सकते कि अनपढ़ लोग हैं उनको ही नॉलेज नहीं है या फिर वो उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। कई सारे मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंसेस है कि कई सारे जो लोग हैं पढ़े लिखे उनको भी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है या फिर ये नहीं है। हम कितने सारे जो देखेंगे तो कितने सारे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी स्कूल भी देखा नहीं, पर उन लोगों में देखोगे तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन लोग अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ये करते हैं, जैसे कि अपने कभी घर वाले ने भी हमारे साथ किया नहीं होगा। पर जहाँ पर हम दूसरी साइड देखते तो कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इतना मतलब ये करते कि एक कहाँ से है इन लोगों को कोई राइट्स नहीं है रहने का या जीने का, इस तरीके से ट्रीट करते। तो अभी आपने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स स्पेंड किया है हमसफर ट्रस्ट के साथ। या तो इस दौरान आपने कहाँ से शुरुआत की और आप आज कहाँ पर हो, हमें बताइए। जब मैंने हमसफर में शुरुआत की थी, मैंने एज अ आउटरीच वर्कर करके काम करना शुरू किया था। तो बेसिकली आउटरीच वर्कर का काम होता है कि आप को साइट्स पर जाना है और जहाँ पर क्रूजिंग स्पॉट्स है या हॉट स्पॉट्स है, जहाँ पर कम्युनिटी मिलती है, इकट्ठा होती है, चिट चैट करती है, वहाँ पे जाके आपको उनको मिलना है, उनसे इंटरेक्शन करना है, उनसे 1-to-1 या 1-to ग्रुप कांटेक्ट करना है, उनको ट्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उनको कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको बताना है कि कॉन्डम कैसे लगाया जाता है और उनसे भी रीडेमोस्ट्रेशन करा कर लेना है, उनको STI गुप्त रोग के बारे में जानकारी देनी है और उनको मोटिवेट करना है कि आप आके अपना ब्लड टेस्ट करें। तो लेकिन कितनी संभावना है HIV एड्स की इन द TG कम्युनिटी? जो बेसिकली सेक्स वर्कर्स है उनको तो ऑब्वियसली देयर मोर चांसेस है कि उनको अफेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ केसेस यू सी? ज़्यादा है, तकरीबन 9%, 8 to 9%। क्योंकि हम देखें तो कई बार जो ट्रांसजेंडर्स के पास जो क्लाइंट्स आने वाले होते हैं, कई बार वो क्लाइंट्स नहीं होते, कई बार वो गुंडे मवाली भी होते हैं। कई बार जब कस्टमर्स कोई आते हैं तो वो आने के टाइम पे एक आता है और फिर बाद में 4 जन होते हैं। कई बार डिमांड हो जाती है कि कॉन्डम मत लगा, मैं एक्स्ट्रा डबल मनी दूंगा, तो ये सिचुएशंस भी आते हैं। तो ऐसे इसमें काफ़ी ये होता है। कई बार लोग जो है कॉन्डम्स लगाना चाहते हैं
बट सामने से ये होता है, और कई बार लिटरली रेप हो जाता है या फिर आपके गर्दन पे छुरी रख के आपके साथ सेक्स किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहाँ कॉन्डम को संभालूं, या मैं अपनी जान देखूं या मैं कॉन्डम को देखूं, तो ये सब चीज़ हो जाती है। और ऐसे इसमें कब कौन सी बीमारी देकर जाएगा कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आपने बेसिकली आउटरीच करके उनको बताया कि बी सेफ। जब मैंने काम करना शुरू किया तब मैं ट्रांजिशन के प्रोसेस में थी। तो जब मैं जाती थी माहिम, बैंड्रा ऐसे इलाके में कॉन्डम्स देने के लिए हिजरा कम्युनिटी के घर पे, तो मोस्टली उन लोग मुझे मतलब बात करते थे, बुलाते थे, पर उन लोग बोलते थे कि भाई तू आएगी तो ये टाइम पे आना और ये टाइम में ही चले जाना। मतलब आना, कॉन्डम देना, बैठ, तुझे चाय भी चाहिए तो पी, और तू चले जा, तेरे बकवास मत सुना हमको। क्योंकि रात भर खड़े रहते हैं। उनकी सुबह ही दोपहर को 12 बजे से होती है, क्योंकि रात भर जागे होते, सुबह 4-5 बजे वो घर आते हैं सेक वक्त से। उसके बाद उन लोग सोते हैं, दोपहर को 12-1 बजे वो नींद से उठते हैं, फिर खाना पीना, चाय नाश्ता, वापस उनको शाम को 4-5 बजे का, तो फिर वापस तैयारी होकर वापस उनको धंधे के लिए निकलना होता है। तो वो ही हम एक 10-15 मिनट का हमको टाइम मिलता था कि जाके उनसे हम बात करें, उनसे ये करें। और आज सीन ऐसा है कि आज बम्बई जैसे शहर में तकरीबन 10 CBOs है जो ट्रांसजेंडर्स हिजड़स के लिए काम कर रही है। बहुत बढ़िया। और जिनके पास टारगेट इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स है, जिनके पास फंडिंग है HIV एड्स के लिए। बट सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है हमारे पास, या हमारे जैसे आप भी बात कर रहे हो कि हमारे देश में, कि सिर्फ और सिर्फ फंडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ HIV के लिए ही आ रहा है, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं आ रहा है। और जब हम देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, जब हम बात करते हैं तो कई बार देख रहे हैं कि बाकी चीज़ों के लिए कुछ भी फंडिंग नहीं है। रिहेबिलिटेशंस के लिए या एजुकेशन के लिए, हेल्थ रिसर्च के लिए, या फिर और सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल SRA के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए उनके पास हमारे देश में कोई स्कीम नहीं है। अब नालसा जजमेंट आके 2 साल हो गए, 2 से 3 साल होने आए अभी, बट अभी भी इम्प्लीमेंटेशन की बात अटकी पड़ी हुई है। ट्रांसजेंडर बिल अभी भी अटका पड़ा हुआ है, जैसे बाकी सारी चीजें भी अटकी पड़ी हुई है जब तक आपका इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन रिसेंटली ट्रांसजेंडर वाज नोटिफाइड एज अ ऑफिशियल थर्ड सेक्स। बट वो हमें ना थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर की बिग अम्ब्रेला है, उसके अंदर काफी सारे कोर ग्रुप्स आते हैं। ट्रांसजेंडर्स एक है कि मेल टू फीमेल है और फीमेल टू मेल है, तो ये दो हाइलाइट्स है उसमें। और अब जब मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो उसमें हिजरा कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है, और जिसको कम्युनिटी चाहती है कि वो एक्सटेंड रहे, वो खत्म ना हो। और दूसरा है जो जोगताज है, जिसको हम देवदासी बोलते हैं। जोगताज की बात करें, जो जोगता हिजरा जो है वो सिर्फ भगवान का ही सब ये करते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा ये होती है कि जिनके घर में कोई पहला बच्चा नहीं होता है, शादी के बहुत साल बाद वो मन्नत करते हैं कि अगर मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा। तो उसमें ये भी कम्युनिटी आती है जो एक बड़ी है, और काफी बड़ा ग्रुप है ये भी, बेसिकली देवदासी टाइप। हाँ, बट ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, बट ये दोनों एक नहीं है। क्योंकि जोगताज है और जो देवदासीज है उन लोग सेक्स वर्क या भीख मांगते नहीं खाते। वो जो उनकी जो ये होती है, या भिक्षा वगैरह होती है वो ही उन लोग ये करके, या जो परडी होती है, देखा होगा आपने कि वो टोकरी में देवी लेके घूमते, वो उनका होता है। तो काफी इन्फॉर्मेशन मिला हमें इस दरयान की, कैसे अलग अलग घराने, अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज होते हैं। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक वंस मोर एंड विल कम बैक एंड विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, so let's take a break. Keeping it queer, Urmi and I. Finding the right drink at the right place can be a big challenge. Exploring a new destination to its fullest could be a daunting task. So tune in every Friday and listen to the Drinks and Destinations podcast with Rajita and Samira, who introduce you to the world of fine wines, beer, spirits and travel. You can subscribe to us on iTunes, SoundCloud, Audioboom or any other local podcast app. Back again now, keeping it queer. Urmi and I, we had a very intense discussion before. हमने काफ़ी बात कर लिया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला हमें कि कैसे कम्युनिटी एग्जिस्ट करता है और कैसे सर्वाइव करता है। और मैं जनरली बहुत ही आभारी हूँ कि आपने ये स्टोरी शेयर किया हमारे साथ, क्योंकि हमें पता नहीं है
एज वी से कि हमें एजुकेशन नहीं मिलता, उसकी वजह से हमें वो मिसकंसेप्शन के साथ जीते हैं हम लोग. अभी जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका में एक पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि वो अभी भी एक ट्रांसजेंडर बिल है, लेकिन वो बाथरूम बिल है बेसिकली फॉर एनी ट्रांसजेंडर पर्सन टू यूज़ अ फीमेल लू. वहाँ पे उनको लगता है कि मर्द सिर्फ ऐसे ड्रेस करके आएंगे ताकि वो लोग जाग सके औरतों पे. ओके. तो वो एक बड़ा सा कंट्रोवर्सी है और जो मतलब फिलहाल चल रहा है, मतलब वो चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक. तो आपको क्या लगता है ये कैसा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लेके? बहुत, क्योंकि कई बार जब ये हमारे पास भी, हमारे देश में जब ये बिल आया, ट्रांसजेंडर बिल आया 2014, तभी भी ये काफ़ी सारी चीज़ें आई कि क्या होना चाहिए, अलग से बाथरूम होने चाहिए, अलग से हॉस्टल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए. बट फॉर एग्जांपल कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये बहुत डिबेटेबल भी इशू है और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहो तो एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं. आप एक अलग सा बाथरूम डिज़ाइन करके छोड़ दो, ख़त्म हो जाती है चीज़. डिबेटेबल चीज़ ये हो जाती है कि अलग चाहिए ही क्यों. हम सब ह्यूमन बींग्स है, जिसको जिसमें जाना है जिसमें जाए. आप यूनिसेक्स टॉयलेट रख दीजिए, जिसको जिसमें जाना है जो चला जाएगा, खत्म हो जाती है चीज़. चाहिए तो हमें सिर्फ एक पॉटी है और कुछ नहीं. एक पॉटी और दरवाजा दे दो, हम लोग खुश है. आप फीमेल में जाओगे तो भी वही करना है और मेल में जाओगे भी तो वही करना है, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं हम वहाँ पर. तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है. बट हम इस चीज़ को पकड़ के इतना ये रख रहे, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है. और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में आप देखोगे तो नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी होते हैं उनको भी उनकी पढ़ाई में कहीं पर भी ट्रांसजेंडर इशू नहीं है. तो हमने एक स्टडी की थी एज अ रिसर्च में, शक्ति स्टडी का नाम था, जिसमें हमने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनके साथ और जो कम्युनिटी के लीडर्स है और जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज़ किए थे. तो कई जो हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के इंटरव्यूज़ लिए, उनमें कई बार उन्होंने ये किया कि ये गंदे लोग होते हैं, जो हिजड़ा लोग हैं, क्योंकि वो हिजड़ा है इसलिए उनको HIV की बीमारी होती है. बस वही कंक्लूजन. और एक बात है कि हिजड़ा है मतलब HIV है, तो वो अजम्पशन है कि वो पकड़ाई, मतलब वो एक पकड़ के ही बात किया जाता है कि हाँ हिजड़ा है मतलब इसको ये बीमारी होगी ही होगी. तो और बहुत बार देखा गया कि जो आया भाई है, जो वार्ड बॉय है, कंपाउंडर से, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है. अगर थोड़ा बहुत पता भी होगा तो डॉक्टर जो है, बाकी के लोगों को जो है, या फिर जो DNA वगैरह है उनको पता है, बट बाकी नीचे के स्टाफ को कुछ भी चीज़ें पता नहीं है. तो शक्ति स्टडी के थ्रू हमने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की और हमने उनको एक वर्कशॉप में इकट्ठा किया, हेल्थ प्रोवाइडर्स को और ट्रांसजेंडर्स को भी. ट्रांसजेंडर्स के साथ जब हमने बात की तब हमने उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स हमको कभी स्टेथोस्कोप लगा के चेक ही नहीं करते. क्यों छूना नहीं उनको? उन लोग ऐसे पूड़ी बांध के दवा दे देते हैं जब हम कभी बिना चेक किए. जब हम कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो हमको इसी बेंच पे बिठा के रख देते हैं जब आखिर तक, कि जब सब पेशेंट चले जाएंगे तो हमको देखेंगे करके. कभी हम किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे या अपने गली के पास के क्लिनिक में जाएंगे तो वो डॉक्टर कभी स्टेथोस्कोप लगा के देखेगा ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है करके. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम कभी जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ रेप होता है या कुछ क्राइसिस होती है, कई बार जो है थाइस के बीच में सेक्स करने की वजह से वहाँ का स्किन फट जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, बट वहाँ पे देखने की कोशिश ही नहीं की जाती है. और ऐसे में अगर वो इंसान को अगर आप लास्ट तक रखोगे भी तो वो मतलब इन्फेक्शन बुरा होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं. तो बेसिकली कि ये बोल रहे हैं कि फिजिकली एग्जामिनेशन होता ही नहीं है, जो होना चाहिए वो होता ही नहीं. तो वो स्टडी के थ्रू हमने ये सब करने की कोशिश की और हमने एक वर्कशॉप में उन दोनों को इकट्ठा लाया और हमने उनके साथ मीटिंग की, बात करने की कोशिश की कि आप लोग अभी बात करो एक दूसरे के साथ. एक लास्ट मैसेज टू ऑल द अदर ट्रांसजेंडर्स आउट देयर. या सभी जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, मुझे नॉट ओनली ट्रांसजेंडर्स, हम सभी जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, हमको सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी आम लोगों की तरह ही है
और हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ अलग नहीं है. हम भी सुबह उठते हैं, हमारी भी सुबह वैसी ही होती है, 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी से जैसे हम लोगों की होती है. कभी कभी 2 कप कॉफ़ी, कभी कभी 2 कप कॉफ़ी. हमें भी बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है. तो और हाँ, जो हमारे राइट्स के लिए जो भी कुछ चीज़ें हो रही है, जो नहीं मिल रहे कुछ वजह से, हमें उन्हें फाइट्स करते रहना चाहिए. जो भी एक्टिविस्ट है जो कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर एज अ कम्युनिटी मेंबर करके हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है, कोई योगदान बनता है, और वो हमें करना चाहिए. बेसिकली चुपना बंद करो, चुप्पी ना रहो, या चुप्पी ना रहो. Okay, thank you. We had a great episode, Urmi. I'm really glad. मुझे as I said, मुझे बहुत सीखने मिला, और आपको भी, I hope आपको अच्छा लगा. या मुझे अच्छा लगा बहुत. थैंक यू सो मच कि हमको बुलाया करके. और जो भी सुनने वाले हैं, सभी जो लिसनर्स हैं, उनके लिए किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप आ सकते हैं हमसफ़र ट्रस्ट में. हमसफ़र ट्रस्ट सेंट्रा क्रूज ईस्ट वाकोला में है. 12 to 8 PM चालू रहता है, मंडे टू फ्राइडे. आप कभी भी आके वहाँ पे लिख सकते हैं. हमसफ़र की वेबसाइट भी है www.humsafar.org. आप वहाँ पे भी जाके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. और उर्मी का एक अलग सा डांसिंग क्वीन लावली शो है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. या और हम करते रहते हैं. हमने दिल्ली में किया है, पटना में किया है, हम मुंबई में तो करते ही रहते हैं. मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ. श्योर, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Urmi. Well, if you enjoyed the show, you can listen to more of it on any of the podcasting apps you like. You can look out for us on Audio Boom, Pocket Cast, Stitcher, Beyond Pod. But if you're looking for us on the iTunes India store, you might have a bit of a trouble finding us because of the language used on the show. So be sure to change your location and then listen to us. For now, it's me, Naveen Narona, signing off. Goodbye. Thank you so much. And please continue keeping it queer. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcast galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.